नमस्कार, मैं किरण चौधरी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत लास्ट वीडियो में हमने अध्ययन किया था राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसके अंदर हमने देखा था कि जो राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है, थार का रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी पूर्वी पठार और मैदानी क्षेत्र। इन चारों की मुख्य बातों को हमने देखा था। अब हम एक जो थार का मरुस्थलीय प्रदेश है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये वीडियो देखने से पहले आप लास्ट का वीडियो ज़रूर देखिए ताकि जो है आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसकी थार की जो मरुस्थलीय प्रदेश है, लास्ट वीडियो में जो हमने बातें देखी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। थार के रेगिस्तान का जो है भारत के अंदर जो क्षेत्रफल है वो 62% हिस्सा भारत में है और पाकिस्तान में इसका 38% हिस्सा है थार के रेगिस्तान का है। यानी थार का जो रेगिस्तान है 62% हिस्सा भारत में है और 38% पाकिस्तान में है। जो भारत में 62% हिस्सा है उस 62 का 61% जो है वो राजस्थान में है, बाकी पंजाब, हरियाणा और गुजरात में है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के 2,09,042 वर्ग किलोमीटर पर थार का रेगिस्तान विस्तृत है। पूर्णतः मरुस्थलीय 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। पूर्णतः मरुस्थलीय का मतलब ये है कि यहाँ पूर्ण रूप से मरुस्थलीय दशाएं आपको दिखाई देती है, जबकि कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ कुछ विशेषताएं मरुस्थलीय, कुछ पठारी तो कुछ मैदानी विशेषताएं आपको दिखाई देती है। उसे पूर्ण मरुस्थलीय जो है क्षेत्र नहीं कह सकते, लेकिन 1,75,000 वर्ग किलोमीटर ऐसा है जहां सिर्फ मरुस्थलीय स्थितियां आपको दिखाई देती है। जनसंख्या की बात करें तो जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसका 40% जो है हिस्सा वो इस थार के रेगिस्तान में निवास करता है, जो न्यूनतम जनघनत्व वाला क्षेत्र है। यानी 61% पर जो है क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या निवास करती है। इस थार के रेगिस्तान के अंतर्गत है जो 12 जिलों को शामिल किया गया है। वो 12 जिले हम देखते हैं कौन कौन से हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, नागौर, जालोर, पाली, झुंझुनू और सीकर। ये इस तरीके से जो है थार का रेगिस्तान फैला हुआ है इस क्षेत्र के ऊपर। इसके अलावा भी अन्य कुछ जिले हैं, जैसे अपने भरतपुर, जयपुर, 5 जिले हैं जिनको भी जो है थार के रेगिस्तान में सम्मिलित करने की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी उनको शामिल नहीं किया गया। हमने ये देखा कि ये जो थार का जो रेगिस्तान है वो टेथिस सागर के अवशेष हैं और यहाँ की जो मिट्टी है रेतीली मिट्टी है, जिसको हम ब्लूही मिट्टी भी कहते हैं और वैज्ञानिक नाम है इसका एरिडोसोल। उपविभाग की बात करें तो थार के रेगिस्तान को 2 उपविभागों में बांटा गया है। शुष्क जो है वो रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के सहारे रेगिस्तान को 2 भागों में बांटा गया है। ये वाला हिस्सा है वो शुष्क रेतीला है, जबकि ये वाला जो हिस्सा है 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच का हिस्सा वो है अर्ध शुष्क। तो इस
तरीके से इसको 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जो है अध्ययन सिर्फ शुष्क रेतीले मैदान का ही करेंगे। शुष्क जो रेतीला मैदान है इसको भी है जो 2 भागों में बांटा है। देखो, इससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि ये जो जनसंख्या तो यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन हम जैव विविधता की बात करें ना तो इसमें ये काफ़ी संपन्न है। यानी विश्व के बाकी अगर दूसरे मरुस्थलों को हम देखते हैं और अपने थार के मरुस्थलों को देखते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है जैव विविधता और जनघनत्व उनसे काफ़ी अधिक है। इसके अलावा जो थार का रेगिस्तान है ये भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को भी नियंत्रित करता है, यानी बारिश को लाने में भी यही सहायक है। क्योंकि बारिश आने से पूर्व जो है निम्न दाब का केंद्र इस थार के रेगिस्तान में ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है और अत्यधिक गर्मी होने के वजह से यहाँ का जो है वायुदाब कम हो जाता है और जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, जो समुद्र की जो ठंडी हवाएं हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि समुद्र पर इस समय उच्च वायुदाब होता है और यहाँ अत्यधिक गर्मी की वजह से निम्न दाब बन जाता है। और आपको पता होगा कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। इसके अलावा इसका हम ढाल देखें तो इसका ढाल उत्तर से अगर आपको 4 दिशाएं दी गई है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तब आप कहोगे कि इसका ढाल किधर है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका ढाल है। लेकिन आपको 8 दिशाएं दी गई है तब इसका ढाल आएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो थार का रेगिस्तान है बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की तरफ नहीं फैला हुआ, बल्कि जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी जो है दिशा, इसलिए इसका ढाल हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। अब ये देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और ये इस तरीके से फैला हुआ है, तो ये उत्तर और पूर्व, दक्षिण और पश्चिम इनके मध्य है, तो इसका ढाल हो जाएगा। अगर 2 दिशाएं दी गई है तो आप कहोगे उत्तर से दक्षिण की तरफ है, लेकिन अगर 8 अधिक दिशाएं दी गई है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका ढाल हो जाएगा। ये जो है मानसून को आकर्षित करता है। यहाँ की अगर पूछी जाए कि थार के रेगिस्तान की मुख्य नदी कौन सी है, तो थार के रेगिस्तान की जो मुख्य नदी वो नदी कौन सी है, लूनी नदी, जो अजमेर के जो नाग पहाड़ से निकलती है। यहाँ की वनस्पति की बात करें तो यहाँ की वनस्पति कैसी है, मरूदभिद वनस्पति, जिसको हम जीरोफाइट भी कहते हैं। कभी कभी मरूदभिद ना दे करके जो है एग्जाम में जीरोफाइट ऑप्शन में होता है, तो आपको याद रखना है कौन यहाँ की वनस्पति को कहा जाता है, जीरोफाइट। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो मतलब चट्टानी एरिया है, जैसे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और भूगर्भ में भी, तो यहाँ पर अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी क्यों है, क्योंकि हमने पहले देख चुके हैं कि ये टेथिस सागर का अवशेष है, और जो यहाँ पर सागर होते हैं, समुद्र वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर अवसादी चट्टानें देखने को मिलती है। इसके बाद हम ये देखें कि यहाँ कौन से प्रकार के खनिज मिलते हैं, लौह, धात्विक, अधात्विक, जीवाश्म खनिज। तो यहाँ कौन से खनिज मिलते हैं, जीवाश्म खनिज, क्योंकि जहाँ पर अवसादी चट्टानें होती है वहाँ पर अधिकांशतः जो है जीवाश्म खनिज ही पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय चट्टानें होती है वहाँ धात्विक खनिजें मिलती है। इसलिए आपको पता होगा कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में जो है गैस, पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह मिलते हैं, और कोयला भी ऐसी चट्टानों में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन समय में जो है सरस्वती नदी बहा करती थी, और आज भी वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस क्षेत्र के नीचे सरस्वती नदी आज भी बह रही है। यहाँ पर जीवाश्म पार्क भी मिला है आकल गांव में। इसका मतलब ये हमेशा से रेगिस्तानी इलाका नहीं था, बल्कि
ये क्षेत्र पूर्णतः हरा भरा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि टेथिस सागर के अवशेष थे, तो टेथिस सागर के अवशेष हैं मतलब यहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतुएं अच्छी मात्रा में थे, तभी तो यहाँ खनिज जो है पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। अब हम इसका वर्गीकरण करते हैं। जो आज हम सिर्फ है राजस्थान का जो शुष्क रेतीला प्रदेश है, ये 10 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा जो निर्धारित किया गया है, इसका अध्ययन करेंगे। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, बालुका स्तूप मुक्त और बालुका स्तूप युक्त, यानी ऐसा हिस्सा जिसमें बालुका स्तूप, जिसको हम बोलते हैं टीले या टिब्बे, वो नहीं है, जिन क्षेत्र में बालू के रेत के टिब्बे हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहां बालू के टिब्बे नहीं है वो क्षेत्रफल के 41.50% पर है, और जहां बालू के टिब्बे हैं वो क्षेत्र है 58.50%। तो पहले हम देखते हैं बालुका स्तूप मुक्त, जो कि इस शुष्क रेतीले मैदान के 41.50% क्षेत्र पर विस्तृत है। वो एरिया है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। पूरा जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर नहीं आएगा, यह आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। जैसलमेर का यहाँ है पोखरण, ये जैसलमेर, ये जोधपुर का फलोदी, और ये बाड़मेर का बालोतरा। तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये 3 जिले हैं। इन तीनों जिलों के स्थान है पोखरण, फलोदी और बालोतरा। इन तीनों के मध्य ये फैला हुआ है त्रिभुजीय आकृति के अंदर, ठीक है। ये जो एरिया है जहाँ पर रेत के टीले नहीं है, बालू का स्तूप से मुक्त है, इसको नाम दिया है हम्मादा। इसको क्या नाम दिया गया है? हम्मादा। पोखरण, फलोदी और बालोतरा। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम्मादा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसको बोलते हैं पथरीला मरुस्थल, यानी यहाँ सिर्फ रेत ही रेत नहीं है, बल्कि यहाँ जो है कंकड़ पत्थर है, और जमीन के नीचे जाते हैं तो यहाँ पर चट्टानें हैं, जबकि पूर्णतः रेतीले इलाके में काफ़ी नीचे तक जो है रेत ही रेत होती है। तो इस बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र को बोलते हैं हम्मादा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम्मादा का विस्तार है, तो पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ की कुछ जो ये अपन जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो मैं इनको लेकर आई हूँ ताकि थोड़ा इस तरीके से भी हम जो है अध्ययन करें कि वो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहायक हो सके। कई बार ये पूछा जाता है कि मगरा क्या है, तो अवशिष्ट पहाड़ियाँ। अवशिष्ट पहाड़ियाँ का मतलब होता है कटी फटी पहाड़ियाँ, यानी कभी वहाँ पर ऊंची पहाड़ियाँ थी, अब उनका कुछ हिस्सा ही शेष बचा है। जैसे अपनी अरावली पर्वतमाला है, उसको भी अवशिष्ट पर्वतमाला बोलते हैं, क्योंकि जो है वो काफ़ी ऊंचा था, और वो हमने देखा कि जो सबसे पुराना जो अपना राजस्थान का भौतिक विभाग है वो अरावली पर्वतमाला है। तो आज वो क्या है, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई काफ़ी कम हो गई, क्योंकि समय के साथ साथ जो वातावरणीय कारक है, दबाव, तापमान, वर्षा, इनकी वजह से वो कटता फटता और उसकी जो है ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही है, और एक समय ऐसा भी आएगा कि वो पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। हाँ, वो हम नहीं देख पाएंगे, काफ़ी लंबा समय लगेगा उन चीज़ों में। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो भी अवशिष्ट है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम थार के रेगिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ अवशिष्ट पहाड़ियाँ वो पोखरण से बालोतरा के मध्य, ये देखिए जो मैंने बनाई है पोखरण से बालोतरा, ये जो त्रिभुज अपना बना हुआ है, तो इसमें इस जो ये इधर का भाग है, इसमें जो है कटी फटी पहाड़ियाँ हैं, इनको बोलते हैं स्थानीय लोग स्थानीय भाषा में मगरा। फिर बात करते हैं हम इर्ग की, तो इर्ग बोलते हैं महान मरुस्थल को। महान मरुस्थल का तात्पर्य ये देखिए, ये जो अपना हम्मादा है, यानी हमने बात की कि हम्मादा है, ये पूर्णतः मरुस्थल ये नहीं है,
ना यहाँ बालू के टीले, ये कंकरीला पथरीला है। लेकिन इस हममादा के चारों तरफ यहाँ दूर दूर तक क्या है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। आपको रेत के टीले ही टीले दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं इर्ग, यानी रेत के दोहरे ही दोहरे। जो इमेज आपके मरुस्थल का नाम बनते ही दिमाग में बनती है वो है इर्ग। फिर है रेग, मिश्रित मरुस्थल को बोलते हैं रेग। मिश्रित का मतलब, मिश्रित किसका, मगरा और इर्ग। मगरा क्या है, जो है कंकड़ीला और पथरीला है। इर्ग क्या है, महान मरुस्थल है। और इन दोनों का मिश्रण, यानी ये बीच वाला तो हममादा हो गया पथरीला, और ये चारों तरफ हो गया इर्ग। लेकिन इस सीमा के सहारे सहारे क्या फैला हुआ है, इर्ग, जो ना तो यहाँ की तरह पूर्णतः रेतीला है, ना इस बीच वाले हिस्से हममादा की तरह बिल्कुल पथरीला है। यहाँ दोनों विशेषताएं पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं ना संक्रमण क्षेत्र, जहाँ पर इधर की और इधर की दोनों विशेषताएं मध्य के अंदर मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं रेग, जिसको कहते हैं जो है मिश्रित मरुस्थल, जो हममादा के चारों तरफ फैला हुआ है। फिर है लघु मरुस्थल। कई बार ये भी पूछा जाता है लघु मरुस्थल कहाँ, जो ऑप्शन दे दिए जाते हैं किन के बीच में फैला हुआ है, तो गुजरात का जो कच्छ है उससे लेकर जो है बीकानेर के मध्य एक सक्रिय पट्टी के रूप में फैला हुआ है, उसको बोलते हैं लघु मरुस्थल। अब हम बात करते हैं बालू का स्तूप। एग्जाम की दृष्टि से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है बालू का स्तूप। पहले हम बात कर रहे हैं, देखो जो हवा के हिसाब से जो बालू का स्तूप है वो बनते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप कैसे होते हैं, रेखा में, यानी सीधे लंबे चले जाते हैं ये, इसलिए इनको रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। और ऐसे बालू का स्तूपों को सीफ भी कहते हैं। कई जगह सीफ आपको अलग से पढ़ाया जाता है, वैसे ये इन्हीं का एक रूप है। देखिए कैसे होता है, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। बालू का स्तूप, इधर से हवा चल रही है इस दिशा में, जैसे मैंने तीर का निशान बनाया, इधर से हवा आ रही है और इधर चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर रेगिस्तानी जो इलाका है, रेगिस्तानी मिट्टी है, बालू है, तो ये क्या करेगी, हवा इस मिट्टी को उड़ाते हुए ऐसे टीबे बनाएगी, इस तरीके से टीबे बनाएगी, यानी जिधर हवा चल रही है उधर ही लंबाई में इस तरीके से है जो टीलों का निर्माण वो करती चली जाएगी। तो ऐसे जो बालू का स्तूप जो बनते हैं उनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। और ये क्यों बनते हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे हवा चलती जाती है वैसे ये बन जाते हैं, क्योंकि सामने कोई भी अवरोध नहीं आता। जैसे कौन सी जगह ये मुख्यतः मिलेंगे आपको, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में हम देखेंगे कि अधिकतर जो है रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर वनस्पति आवरण कम है, इसलिए जो रास्ते में कोई अवरोध नहीं मिलता, हवा चलती रहती है और उसके साथ साथ टीबों का निर्माण होता रहता है। उसके बाद बालू का स्तूप का हम अगला प्रकार देखते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये उससे बिल्कुल उल्टा है। ये देखिए, ये पवन चल रही है इधर से, इसकी ये दिशा है, यहाँ से जो रेतीला इलाका है ये यहाँ टीला हवा चल रही है, इस तरीके से मिट्टी को उठाया, टीला बन गया। लेकिन सामने क्या हुआ, कुछ अवरोध आ गया, अवरोध आ गया, मान लो कोई दीवार है, कोई वनस्पति की जो रेखा सामने आ गई, कुछ भी है, तो मिट्टी क्या है इस तरीके से यहाँ इकट्ठी नहीं होगी, लंबवत इकट्ठी नहीं होगी, बल्कि इसके समकोण पर यहाँ इस तरीके से इकट्ठी हो जाएगी। अनुदैर्ध्य में टीबे इस तरीके से बन रहे थे, जबकि अनुप्रस्थ में टीला हवा के समानांतर, हवा चल रही है, अनुदैर्ध्य में टीले इस
तरीके से बने थे हवा के सामने की तरफ, जबकि अनुप्रस्थ में इस तरीके से बन गया, क्योंकि यहाँ अवरोध आ गया तो टीला इस तरीके से न बन के इस तरीके से समकोण पर बनता है, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ऐसे टीबे आपको मिलेंगे जोधपुर, बाड़मेर, सीकर और झुंझुनू, क्योंकि हम देखेंगे सीकर और झुंझुनू में जो है वनस्पति और दूसरी काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो हवा के मार्ग में है, कई जगह रुकावटें आ जाएंगी, इस वजह से इस प्रकार के टीले आपको दिखाई देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बरखान। देखिए बरखान किसे बोलते हैं, गतिशील जो टीले होते हैं उनको बोलते हैं बरखान, यानी ये एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, आज यहाँ है तो हवा इनको उड़ा के थोड़े समय बाद दूसरी जगह बना देगी, और जहाँ ये आज टीला है कल दूसरी जगह होगा। ये इनकी आकृति होती है वो अर्धचंद्राकार होती है। इनकी खास बात होती है कि ये मरुस्थलीयकरण के लिए उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम, जैसे ये पश्चिमी राजस्थान है, ये पूर्वी राजस्थान है, अपना रेगिस्तान यहीं तक है, लेकिन ये जो बरखान है ये आज यहाँ बना, हवा चल रही है, फिर ये आगे स्थानांतरित होगा, आगे स्थानांतरित होगा, आगे, और इस तरीके से ये हवा के लंबवत आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और पूर्वी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की तरफ जहाँ पर आज मैदान है, कल आने वाले समय में वहाँ धीरे धीरे इनका विस्तार हो रहा है। जो रेगिस्तान का जो विस्तार हो रहा है उसको हम रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं, यानी आगे की तरफ ये बढ़ रहा है, जिसको रेंगती हुई मृत्यु भी हम कहते हैं। तो बरखान क्या है? गतिशील प्रकार के बालू के स्तूप हैं जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार है, और ये आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे? भालेरी, चूरू, बालोतरा, ओसिया और सूरतगढ़ में आपको इस प्रकार के बरखान प्रकार के बालू का स्तूप अधिकांशतः देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं आकृति के अनुसार, यानी ये तो हमने ये देखा कि किस दिशा में ये बने हुए हैं, हवा के हिसाब से किस दिशा में ये बने हैं। अब ये देखेंगे कि ये किस डिजाइन में बने हैं। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये जो है कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका भी ध्यान रखना जरूरी है, इनको भी समझना जरूरी है। पैराबोलिक वनस्पति के किनारे अर्धचंद्राकार संपूर्ण राजस्थान में, यानी रेगिस्तानी इलाका है, कहीं भी कोई भी जो है पेड़ का अवरोध आ गया तो उसके चारों तरफ है जो अर्धचंद्र के रूप में बालू इकट्ठी हो गई, तो उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। फिर है तारा बालू का स्तूप, जिसको हेयर पिन भी बोलते हैं। हेयर यानी बाल, पिन यानी जो लड़कियां बालों के अंदर लगाती है ना, पिन, क्लिप जिसको बोलते हैं, उसकी आकृति में होते हैं, ये तारे के समान होते हैं। और इस प्रकार के बालू का स्तूप आपको देखने को मिलते हैं मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में। एक है वो है सब्र काफीज। सब्र काफीज बालू का स्तूप देखिए, छोटे आकार के छोटी झाड़ियों के किनारे संपूर्ण राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं। यानी रेगिस्तानी इलाके में कहीं भी छोटी मोटी पहाड़ जो झाड़ियां हैं, कहीं भी छोटी सी भी झाड़ी होगी तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं छोटा सा जो है उसके पास में जो है मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, इसका जो आकृति है वो काफ़ी छोटी होती है। तो छोटी छोटी झाड़ियों के किनारे छोटे छोटे से जो टीले बन जाते हैं उनको बोलते हैं सब्र काफीज। उसके बाद हम बात करते हैं, चार जो है शब्दावली है उसको हम एक ही साथ पढ़ेंगे। देखिए आप एक साथ पढ़ोगे तो हमें पढ़ना समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। पलाया झील, रन, बालसन और खड़ीन, ऐसी शब्दावलियां हैं वो काफ़ी अधिक पूछी जाती है और ये कंफ्यूज भी बहुत करती है। इन चारों को मैं अलग अलग समझाने की जगह एक ही जगह समझाने की कोशिश की है, ताकि शायद ये आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए और आप कंफ्यूज ना हो। देखो सबसे पहले देखते हैं पलाया झील क्या होते हैं। दो टीबे हैं, एक ये टीबा है और एक ये टीबा है। बारिश के मौसम में क्या हुआ कि यहाँ पर अस्थायी झीलें बन जाती है। रेगिस्तानी इलाके में स्थायी तो नहीं बन पाती, लेकिन हाँ थोड़ी अधिक बारिश होने पर टीबों के बीच में थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है और अस्थायी झील बन जाती है। ऐसी अस्थायी झील को हम कहते हैं पलाया झील। ये थोड़े ही समय के लिए होती है,
कुछ महीनों के लिए ऐसी झील बन जाती है। तो झील बन गई, उसको हमने बोला पलाया झील। फिर क्या हुआ, ये झील सूख रही है, यानी इसमें पानी नहीं है, अब ये दलदल के रूप में रह गई है, ना तो पूरी तरीके से सूखी है ना ही इसमें पानी है। तो ये जो दलदली सी भूमि रह जाती है इसको बोलते हैं हम रन। जैसे आपने गुजरात में कच्छ के रन का भी नाम सुना होगा, और तो अगर आपने सुना हो तो वो एक दलदली इलाका है। कहते हैं कि पहले वहाँ समुद्र था और वहाँ धीरे धीरे जो है मलबा के जमाव से वो समुद्र भरता चला गया, तो वो बिल्कुल मैदानी इलाका नहीं है, वो दलदली है। तो ऐसे जो दलदली जो जमीन इसके बीच में रह जाती है उसको बोलते हैं हम रन। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये सूख जाती है, दलदली वाला हिस्सा। यहाँ जो है रेगिस्तानी इलाकों के अंदर जो है वाष्पोत्सर्जन इतना अधिक होता है गर्मी की वजह से कि ये फिर धीरे धीरे मैदान में परिवर्तित हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं बालसन। फिर क्या होता है, नेक्स्ट है खड़ीन। ये इलाका जो है दलदली है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया था, फिर ये रन बन गया दलदली इलाका, फिर ये मैदान में परिवर्तित हो गया। तब यहाँ के जो रेगिस्तानी इलाके के लोग क्या करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ी बहुत नमी मिल जाएगी इन रेत के टीलों में। तो ऐसी कृषि को भी खड़ीन बोलते हैं। और कई जगह से बोला जाता है कि खड़ीन क्या है, तो वहाँ ऑप्शन में मिलता है वर्षा जल संग्रहण की विधि को भी खड़ीन कहते हैं। क्योंकि जब बारिश आती है तो यहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, इन टिब्बों के मध्य जो निम्न भूमि है वहाँ पर जल को संरक्षित कर लेते हैं और फिर बारिश जाने के बाद इस भूमि में जो है कृषि करते हैं ताकि वहाँ से जो है फसल को नमी मिल सके। तो पलाया झील, रन, बालसन और खड़ीन यानी ये टिब्बों के मध्य की वही भूमि है। जैसे जैसे पहले ये झील बनी, फिर धीरे 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 इसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन के साथ ही इसका नाम भी बदलता रहता है। जब पानी होता है तो पलाया झील, जब फिर धीरे धीरे सूख जाता है और दलदल बन जाता है तब रन कहते हैं। पूरी तरीके से दलदल भी नष्ट हो जाता है और मैदान बन जाता है, फिर यहाँ कृषि की जाती है तो उसको बोलते हैं खड़ीन। और वर्षा जल संग्रहण की विधि को भी हम कहते हैं खड़ीन। उसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य शब्दावलियाँ। मावट किसे कहते हैं, ये जो है हम खुद भी ये शब्द काम में लेते हैं। मावट शीतकाल में जो है बारिश होती है हम उसको बोलते हैं कि भाई मावट हुई है। तो ये जो मावट है वो बारिश आती कहाँ से है, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से। यानी ये बारिश है जो हमारे ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है हिंद महासागर से, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा से नहीं होती, बल्कि ये एशिया में जो भूमध्य सागर है वहाँ से जो है चक्रवात उठते हैं और वो जो है भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो उनकी एक शाखा क्या होती है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान से गुजरती है और इस हिस्से में सर्दियों के अंदर है जो कुछ बरसात कर देती है। मुख्य रूप से ये भारत के उत्तरी पश्चिमी और राजस्थान के भी पश्चिमी हिस्से में बारिश करती है, जिसको हम मावट कहते हैं। उसके बाद है पुरवैया। ये है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं। जैसे ये अपना जो है भारत है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर से जो हवाएं चलती है राजस्थान में, इस साइड से जो हवाएं आती है बंगाल की खाड़ी से, इधर से आने वाली हवाओं को कहते हैं पुरवैया। ये सामयिक होती है, यानी मौसम के हिसाब से अपनी दिशाएं बदल लेती है। और ऐसी हवाओं को मानसूनी हवाएं भी कहते हैं जो मौसम के हिसाब से अपनी जो है दिशा को बदल लेती है। फिर है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज है वो जैसलमेर में है। ये भूगर्भीय जल पट्टी है, यानी इस रेगिस्तानी इलाके के नीचे एक मृत नदी के अवशेष मिले हैं।
और इसके ऊपर जो है एक सेवण घास, जिसको लिलोण भी कहते हैं, उसके मैदान मिलते हैं। ये सेवण या लिलोण घास काफ़ी पौष्टिक होती है और दूधारू पशुओं के लिए यह बहुत ही उत्तम होती है। पारिस्थितिकी संतुलन का भी ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, यानी एक रेतीले इलाके के अंदर है जो भूगर्भ के अंदर नीचे आपको नमी दिखेगी और ऊपर भी यहाँ है जो घास उग जाती है। ये जैसलमेर के जो पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य फैली हुई है, यानी पूरे जैसलमेर में नहीं, पोखरण और मोहनगढ़ दोनों के मध्य ये जो है लाठी सीरीज आपको मिलती है। नेक्स्ट अपनी शब्दावली है लू। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है और जो विश्व के अनेक भागों में इस गर्म हवा को अलग अलग नामों से जानते हैं। और नेक्स्ट है लोयस। पवनों द्वारा उड़ाई गई मिट्टी द्वारा जो मैदानों का निर्माण होता है उसे लोयस कहते हैं। यानी क्या होता है, रेगिस्तानी इलाके में जो है हवाएं मिट्टी के और धूल के कणों को उड़ाती लाती है और बिछा देती है, बिछाकर एक मैदान के जैसे बना देती है। उस मैदान को जो हवा के द्वारा धूल के कण लाकर जो मैदान बनाया जाता है उसको कहते हैं लोयस का मैदान। तो ये था हमारा थार का मरुस्थल और उसके जो दो भाग हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। आज हमने सिर्फ अर्ध शुष्क मरुस्थल का अध्ययन किया है। अगले वीडियो के अंदर हम अर्ध शुष्क मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। हाँ, ये जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है इसके जो है काफ़ी पार्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चाहे अधिक वीडियो बन जाए लेकिन हमें जो है पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए और पूरी तरीके से सभी चीज़ों को लेते हुए चलें। तो एक दो वीडियो अगर अधिक भी बन जाते हैं और सारा मैटर एक जगह मिल जाता है तो कोई बुराई नहीं होगी। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी ज़रूर चाहूँगी। कल का जो वीडियो था उसमें मैंने जो है एक जगह कुछ गलत बोला था। ये कहा था कि जो है अपना जो सबसे प्राचीन जो भूखंड है वो तो देखिए बिल्कुल सही अरावली पर्वतमाला है, और मैंने सबसे नवीन बताया था दक्षिणी पूर्वी पठार। ऐसा नहीं है, वो मुझे ध्यान नहीं रहा। सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला है, फिर पूर्वी मैदान, माफ़ी चाहूँगी, सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला है, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठार है और फिर ये मैदानी प्रदेश है, और सबसे जो नवीन जो भौतिक विभाग है वो थार का रेगिस्तान है, यानी अरावली के बाद दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार है, फिर पूर्वी मैदान है, और सबसे नवीन जो भौतिक विभाग है वो है थार का रेगिस्तान। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने वापस आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।